हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स अंकिता चौबे और ये है हमारी इन्वायरमेंट की सीरीज़ नंबर 1 एमसीक्यूज यूनिट 1। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन। तो खाली मैं यहाँ पे ये इतने अकेले 50 क्वेश्चंस अकेले नहीं है, इसके साथ में बहुत सारा रिवीजन भी आपको देने वाली हूँ जिससे आपका पूरा रिकॉल हो जाएगा अभी तक का सारी चीज़ें। सो लेट्स बिगिन अवर लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, विद द रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन विच ऑफ दीज स्क्रीन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव स्क्रीन, चेन ड्राइव, कंटिन्यूस बेल्ट या कैटेगरी रेसिप्रोकेटिंग। तो अगर हम बात करें कंटिन्यूस बेल्ट की तो इट इज़ कॉस्टली बिकॉज इसमें जब हम रिप्लेसमेंट करते हैं स्क्रीनिंग का, देखो स्क्रीनिंग कहाँ पे यूज़ होती है। अगर हम प्राइमरी सेडिमेंटेशन की बात करें या सेकेंडरी सेडिमेंटेशन की बात करें तो इनिशियली हमारा जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है। सबसे पहले हमें करनी पड़ती है मटेरियल रॉ जो भी वेस्ट है उसकी स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग करने के बाद ये जाता है सेडिमेंटेशन टैंक में। यहाँ पे ये ग्रिड चैम्बर बना रहता है। ग्रिड चैम्बर में क्या होता है, सेडिमेंटेशन होता है। तो यहाँ से जाएगा सेडिमेंटेशन टैंक में। फिर इसके बाद जो आपके 2 mm, अगर हम 2 mm से बड़े जितने भी पार्टिकल हैं वो यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद और ज़्यादा ग्रिड चैम्बर के बाद ये कहाँ चले जाता है, सेटलमेंट टैंक में। सेटलमेंट या सेडिमेंटेशन टैंक में यहाँ पे इसको हम 24 आवर्स के लिए रख देते हैं। 24 आवर में जो भी आपका 2 mm से नीचे, मतलब कि आप 460 माइक्रॉन्स की बात करें तो धीरे धीरे वो आपका 24 आवर में आपके जो भी पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे एक और आता है स्किमिंग टैंक। अब ये स्किमिंग टैंक क्या होता है, स्किमिंग टैंक देखो इसको समझने के लिए बहुत आसान है। स्किमिंग टैंक क्या होता है, स्किमिंग टैंक में हम क्या करते हैं, नीचे से एयर को इंड्यूस किया जाता है। तो नीचे से जब हम एयर को इंड्यूस करते हैं उस टाइम पे यहाँ पे एक झाग बनता है और ये जो आपका झाग बनता है ना, इस झाग में ये ट्रैप कर लेता है अपने अंदर ऑयल मॉलिक्यूल्स को और ये ऑयल मॉलिक्यूल्स इसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं और यहीं से ये ऊपर का पूरा फॉर्म जैसा जो फॉर्म लाइक शेप बन जाता है, मतलब यहाँ पे मैटर बन जाता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है। अगर हम बात करें ओशियन की तो ओशियन और जो आपकी रिवर्स है इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे लहरें, ये जो लहरें बनती हैं और कई बार आप देखते होंगे यहाँ आसपास ये ऐसा कुछ फसूकर जैसा फॉर्म हो जाता है। तो ये सेल्फ क्लींजिंग प्रॉपर्टी होती है आपकी किसकी, रिवर्स की और लेग्स की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंटिन्यूस बेल्ट। तो कंटिन्यूस बेल्ट स्क्रीनिंग में जो आपका रहता है इसमें क्या रहता है, ज़्यादा अमाउंट में आपका ये कॉस्टली रहता है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज़ द मिनिमम अलाउएबल अप्रोच वेलोसिटी फॉर द बार स्क्रीनिंग एट द पीक फ्लो रेट। अगर पीक फ्लो रेट रह रहा है, अगर बहुत तेज़ी से पानी आ रहा है उस टाइम पे आपकी वेलोसिटी, अप्रोच वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। तो आपकी अप्रोच वेलोसिटी 0.9 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट इसके आगे हम बात करते हैं, व्हाट शुड बी द इंस्टॉलेशन इन ऑर्डर टू कंट्रोल द वेलोसिटी फॉर द बार स्क्रीनिंग। तो बार स्क्रीनिंग, अगर आप बार स्क्रीनिंग लगा रहे हैं उस टाइम पे आप कंट्रोलिंग कैसे करेंगे, तो ये हम कंट्रोल करते हैं अप्रोच वेलोसिटी से। तो इसका करेंट आंसर हो जाएगा आपका पार्शियल फ्लूम। अब ये पार्शियल फ्लूम क्या रहती है, पार्शियल फ्लूम इज़ लाइक अ स्क्रीन जो इसकी वेलोसिटी को क्या कर देती है, कम कर देती है। किसकी वेलोसिटी को, वाटर की वेलोसिटी को कम कर देती है। और इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कंट्रोल कर सकते हैं इसका इंस्टॉलेशन या इसकी वेलोसिटी को। तो इसके लिए वेलोसिटी को कंट्रोल करने के लिए प्रेश हॉल फ्लूम को लगाया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद कह रहा है, व्हाट इज़ द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोलिक लॉस थ्रू अ स्क्रीन। देखो हाइड्रोलिक लॉस वाज द सेम, हाइड्रोलिक लॉस सेम होता है। तो हाइड्रोलिक लॉस के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा बी, एच एल इज इक्वल टू 1/c v² माइनस v²/2g, है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी और हेड लॉस को एक दूसरे के साथ हमने क्या करा है, कोऑर्डिनेट करा है। यहाँ पे सी क्या पे है, यहाँ पे सी कोफिशिएंट है। इसके बाद कैपिटल वी, ये जो आपका कैपिटल वी है इसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ बार स्क्रीन। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल बन सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको कवर अप करा है। तो कैपिटल वी हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बार स्क्रीन
और स्मॉल v हो जाएगा आपका अप्रोच वेलोसिटी इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में जो भी इसकी अप्रोच वेलोसिटी होगी, कैसे पता करेंगे अप्रोच वेलोसिटी? जितनी वेलोसिटी से पानी आ करके आपके टैंक में गिर रहा है वो जाएगी आपकी अप्रोच वेलोसिटी। नेक्स्ट वेलोसिटी ऑफ बार स्क्रीन, अब जब यहाँ से पास करेगा, आपके स्क्रीनिंग से पास करेगा वाटर, उस टाइम पे कितनी वेलोसिटी होगी, तो वो जाएगी आपकी अप्रोच वेलोसिटी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है विच ऑफ दीज स्क्रीन इज यूज्ड टू रिमूव सेकेंडरी सस्पेंडेड सॉलिड्स। सेकेंडरी सस्पेंडेड सॉलिड्स को अगर हमें रिमूव करना है तो इनमें से कौन सा वाला हम चूज़ करेंगे? द करेक्ट ऑप्शन इज बी, फाइन ड्रम रोटेटरी स्क्रीन। फाइन ड्रम रोटेटरी, देखो मीडियम ड्रम रोटेटरी स्क्रीन क्यों नहीं करेंगे? अगर हम प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी सेडिमेंटेशन में हमने बड़े बड़े सारे सॉलिड्स को, जितने भी सस्पेंडेड सॉलिड आपके बड़े बड़े हैं उन सबको आप ऑलरेडी रिमूव कर चुके हैं मीडियम रोटेटरी के, तो मीडियम की ज़रूरत नहीं है हमें। अब बहुत ज़्यादा जो आपके डिज़ोल्व सॉलिड है या बहुत ही माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक सस्पेंडेड सॉलिड हैं, अब हम उन्हें रिमूव करने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं फाइन ड्रम रोटेटरी स्क्रीन। ये क्या होती है? एक तरीके की स्क्रीन होती है, यहाँ से ऐसा ड्रम लगा हुआ रहता है, तो ये वाटर ऐसे फ्लो करता जाता है और जितनी भी जो भी आपका सस्पेंडेड सॉलिड मटेरियल है ये इस ड्रम से क्या होता जाता है? चिपकता जाता है। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वो कह रहा है व्हाट इज़ द हेड लॉस फॉर फाइन स्क्रीन। अगर हम फाइन स्क्रीन की बात करें तो फाइन स्क्रीन में हेड लॉस ज़्यादा होता है और ये हेड लॉस रहता है 0.8 से लेके 1.4 मीटर के बराबर, है ना। अगर फाइन स्क्रीन की जगह दूसरी स्क्रीन की बात करें तो फिर उस टाइम पे 2.5 हो जाएगा। नेक्स्ट वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ BOD रिमूव्ड बाय अ फिक्स्ड पैराबोलिक फाइन स्क्रीन। एक अगर फिक्स्ड पैराबोलिक फाइन स्क्रीन से कितना BOD को रिमूव किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C, 5 to 20% BOD को ये रिमूव कर देता है। BOD के बाद अगर हम टोटल सस्पेंडेड सॉलिड की बात करें तो ये टोटल सस्पेंडेड सॉलिड 5 to 20% ये टोटल सॉलिड्स को भी रिमूव कर देता है, 20 नॉट 30, है ना। 5 to 30% ये टोटल सॉलिड को भी रिमूव कर देता है। अच्छा, BOD क्या रहता है? BOD होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। आपके जो भी सस्पेंडेड सॉलिड है, यहाँ पे देखो दो तरीके के सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। तो जो इनऑर्गेनिक या फिर अगर हम वाटर की बात करें तो आपके इसमें 99% तो आपका वाटर रहता है, 1% आपका रहता है सस्पेंडेड सॉलिड। इस 1% में भी इस 1% का भी 75% अगर हम बात करें तो 75% होते हैं आपके सस्पेंडेड सॉलिड्स ऑर्गेनिक वाले, और यही डिसीज़ को कॉज करते हैं। तो इनको रिमूव करने के लिए अब इनको कौन हटाएगा? जो भी आपके ऑर्गेनिक मटेरियल है, अगर आपका ऑर्गेनिक मटेरियल हट जाए तो आपकी डिसीजेस भी नहीं होंगी। तो ऑर्गेनिक मटेरियल इतने इजीली नहीं हटता है, तो ऑर्गेनिक मटेरियल को हटाने के लिए हमें ज़रूरत होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं ये एनारोबिक और एरोबिक तरीके से अपना डाइजेशन करते हैं। तो ये क्या करते हैं? इनको ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, और ये जो ज़रूरत यहाँ पे ऑक्सीजन की पड़ रही है इसी को हम कह रहे हैं BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपना खाने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका BOD। नेक्स्ट इसके बाद कह रहा है कि डैश इज़ द प्रोसेस बाय विच पार्टिकल्स सेटल एट द बॉटम ऑफ द लिक्विड। तो सेडिमेंटेशन की बात करें, अगर हम सेडिमेंटेशन में क्या होता है? सेडिमेंटेशन टैंक में धीरे धीरे आपका सेडिमेंटेशन होता है। कोगुलेशन में एक दूसरे के साथ पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। फ्लोकुलेशन में कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन, कोगुलेशन के बाद आता है फ्लोकुलेशन। अब ये जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं इनको अगर हम यहाँ पे एलम डाल दें तो एलम के साथ ये बहुत सारे पार्टिकल्स जब थर्ड पार्टी से एडहेसिव फोर्स से चिपक जाते हैं तो उसको हम कहते हैं फ्लोकुलेशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सेटलिंग। नेक्स्ट वो कह रहा है कि सेटलिंग टैंक इज़ ऑल्सो
एज सेडिमेंटेशन टैंक्स, ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये ट्रू है, हम सेटलिंग टैंक को ही सेडिमेंटेशन टैंक कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है विच इज़ द प्राइमरी फोर्स एक्टिंग ऑन द सेटलेबल पार्टिकल। अगर हम सेटलेबल पार्टिकल की बात करें तो ये पार्टिकल होता है इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सेटल, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर हम कह सकते हैं ड्रैग फोर्स भी कहा जा सकता है, यहाँ पे वो ड्रैग फोर्स भी लिख सकता है, ठीक है। तो दोनों ही ट्रू है। नेक्स्ट कह रहा है हाउ मेनी टाइप ऑफ सेटलिंग आर प्रेजेंट। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ सेटलिंग। कौन कौन सी होती है? एक होती है आपकी नॉन फ्लोकुलेंट, एक होता है नॉन फ्लोकुलेंट, एक होता है नॉन फ्लोकुलेंट, एक होता है फ्लोकुलेंट, ठीक है। एक होता है जोन या फिर इसको हिंडर्ड भी कहा जाता है, जोन या हिंडर्ड, और एक होता है कंप्रेसिव, एक होता है कंप्रेशन। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में 4 से 5 क्वेश्चन मतलब आ सकते हैं, है ना। मतलब 2 मार्क्स में भी आ सकता है और 4 मार्क्स में भी आ सकता है। तो अगर हम नॉन फ्लोकुलेंट की बात करें तो नॉन फ्लोकुलेंट क्या होता है? देखो सेटलमेंट मतलब कि पार्टिकल सेटल हो रहे हैं, पार्टिकल नीचे रुक रहे हैं। तो नॉन फ्लोकुलेंट मतलब ये जो पार्टिकल है ये अपना अलग सेटलमेंट हो रहा है, इस पार्टिकल का सेटलमेंट अलग हो रहा है, ये एक दूसरे से चिपक नहीं रहे, इसका सेटलमेंट अलग हो रहा है, तो इसको हम कह देंगे नॉन फ्लोकुलेंट। अगर हम फ्लोकुलेंट की बात करें, अगर हम फ्लोकुलेंट की बात करें तो फ्लोकुलेंट क्या होता है कि अगर कोई पार्टिकल आपका, एक छोटा पार्टिकल दूसरे छोटे पार्टिकल से मिल करके एक बड़ा पार्टिकल बना रहा है, उसके बाद सेटल हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे फ्लोकुलेंट सेटिलेशन। जोन सेटिलेशन में क्या होता है? देखो जोन में क्या होता है कि जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं बहुत सारे, तो ये पूरी की पूरी जोन एक साथ ही सेटल होएगी, धीरे धीरे नीचे जाती जाएगी। यहाँ पे और बड़े पार्टिकल्स हैं, तो ये पूरे के पूरे पार्टिकल्स एक साथ जोन वाइज क्या होते जा रहे हैं? सेटल डाउन होते जा रहे हैं। तो इसको जोन सेटलेशन या हिंडर्ड सेटलेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कंप्रेशन। देखो कंप्रेशन कब होता है? कंप्रेसिव सेटलमेंट तब होता है कि जब हमारा स्लज, ये हमारा जो स्लज है या स्लरी है, स्लज किसे कह रहे हैं? ये जो छोटे छोटे पार्टिकल जब नीचे जाके सेटल डाउन हो जाते हैं, इसी को हम कहते हैं स्लज। अब ये जो स्लज है नीचे, अब इसमें फर्दर सेटलमेंट हो रहा है, मतलब कि बड़े पार्टिकल नीचे जाके सेटल हो गए, इसके बाद फर्दर सेटलमेंट हो रहा है जिसके कारण यहाँ से वाटर रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे फाइनल या फिर कंप्रेशन सेटलमेंट, ठीक है। तो ये चारों हो गया सेटलमेंट्स के रिगार्डिंग। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है कि टाइप 3 सेटलमेंट इज कॉल्ड हिंडर्ड सेटलमेंट, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो ट्रू है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि टाइप 4 व्हाट इज़ द 4 टाइप सेटलमेंट इज कॉल्ड। तो 4 टाइप का सेटलमेंट, सबसे आखिरी सेटलमेंट होता है कंप्रेशन सेटलमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन कोगुलेशन इज मिक्सड विद वाटर। अगर कोई भी कोगुलेंट को आप मिक्स कर दोगे वाटर के साथ तो उस टाइम पे क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, उस टाइम पे आपका सेडिमेंटेशन होगा, है ना। क्या होगा उस टाइम पे? आपका सेडिमेंटेशन होगा। और एक सबसे अच्छा सेडिमेंटेशन का जो आपका मैं बताती हूँ, ये है एलम। एलम बहुत ज़्यादा मोस्ट फेमस सेडिमेंटेशन करवाने के लिए फेमस है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं विच मोड ऑफ द सेटलिंग इज़ ट्यूब सेटल बेस्ड। तो ट्यूब सेटल बेस्ड सेटलिंग कौन सी वाली है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंटिन्यूस करंट सेटलिंग। अगर आप कंटिन्यूस आपका वाटर फ्लो होता जा रहा है और सेटलमेंट भी होता जा रहा है सस्पेंडेड सॉलिड्स का, इसी को हम कहते हैं ट्यूब सेटलर बेस्ड। नेक्स्ट इसके बाद क्या कह रहा है? इसके बाद कह रहा है इन काउंटर करेंट सेटलिंग हाउ इज़ द सॉलिड सस्पेंशन फीड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रॉम द टॉप। अगर आप काउंटर्ड सेटलिंग की बात करेंगे तो उस टाइम पे क्या होता है कि ऊपर से फीड किया जाता है। किसको फीड किया जाता है? आपका जो भी सॉलिड्स हैं उसको फीड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद 18 क्वेश्चन कह रहा है तो 18 क्या हो जाएगा? हाउ इज़ द लेंथ इज कैलकुलेटेड फॉर द सरफेस ऑफ द सेटलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, एल पी दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू वी नॉट माइनस वी साइन थीटा अपॉन वी कॉस थीटा। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है? लेमेला क्लासिफाइड वर्क
ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, सॉरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रॉस फ्लो, लैमेला वर्क्स ऑन अ क्रॉस फ्लो सेटलिंग। नेक्स्ट इसके बाद कह रहा है कि हाउ इज द क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ द स्लज थिकनिंग टेक प्लेस। देखो स्लज थिकनिंग क्या होता है, स्लज थिकनिंग ये होता है कि जब आपका फर्दर, जैसे कि आपका स्लज है, ये स्लज आपका स्लरी है, ये क्या हो गया आपका सेडिमेंटेशन टैंक में सेटल डाउन हो गया। इसके बाद जब इसका फर्दर सेटलमेंट होता है, कंप्रेसिव सेटलमेंट जब यहाँ पे देखने को मिलता है, उस टाइम पे क्या होता है, स्लज थिकनिंग प्रोसेस होती है। और इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ये है डी इज इक्वल टू एच यू इज इक्वल टू सी नॉट एच नॉट अपॉन सी यू। ठीक है, यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये किसके लिए है, ये कंटिन्यूस या कांस्टेंट फ्लो के लिए है, कंटिन्यूस फ्लो के लिए नहीं है। ठीक है, कंसंट्रेशन निकालने के लिए। जैसे कि अगर हम सेप्टिक टैंक को जब डिज़ाइन करते हैं तो फिर ये वाला फॉर्मूला का यूज़ करके हम उस टाइम पे स्लज थिकनिंग निकाल लेते हैं। ठीक है, हम आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द मेजर अजम्पशन मेड व्हेन द सॉलिड फ्लक्स इज यूज्ड टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेडिमेंटेशन बेसिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, सेटलमेंट बेसिन इज ओपन एट द स्टेडी स्टेट। जब आपका देखो ऑब्वियसली बात है, जब आप सॉलिड फ्लक्स बनता है, सॉलिड फ्लक्स मेथड में क्या होता है कि जो भी आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको एक साथ सेटलमेंट करा जाता है। तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, ये जो आपका ऑपरेशन रहेगा ये कैसे स्टेडी स्टेट में रहेगा। अगर कंटिन्यूअस फ्लो या टर्बुलेंस फ्लो रहेगा तो टर्बुलेंसी के कारण आपका जो पार्टिकल है ये इजीली सेटल डाउन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट इसके बाद क्या कह रहा है, 22 में कह रहा है कि सेडिमेंटेशन इज अ प्रोसेस यूजिंग ग्रेविटी टू रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड इज ट्रू। हम यहाँ पे ग्रेविटी का यूज़ करके क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन सेटलमेंट को करते हैं। और अगर हम नेचुरल ओशियन की बात करें तो ओशियन हुआ आपका, सी हुआ, ये सारे बेस्ट एग्जाम्पल हैं इसके। नेक्स्ट इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है कि व्हाट आर द पॉन्ड कंस्ट्रक्टेड फॉर द रिमूवल ऑफ एंटायर्ड सॉलिड कॉल्ड। तो आप जो एंटायर्ड सॉलिड सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव करने के लिए जो टैंक रहता है उसको हम कहते हैं सेटलिंग बेसिन, है ना। इसको सेटलिंग बेसिन कहा जाता है या पॉन्डिंग भी कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना सेटलमेंट करते हैं किसका, सस्पेंडेड सॉलिड का। फिर द टैंक बिल्ट विथ मैकेनिकल मीन्स फॉर कंटिन्यूस रिमूवल ऑफ सॉलिड बीइंग डिपॉजिटेड बाय सेडिमेंटेशन आर। इसका आंसर हो जाएगा क्लैरिफायर। ये जो क्लैरिफायर क्या होता है, क्लैरिफायर एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें हम सेटलमेंट को करते हैं। ठीक है, तो ये एक मैकेनिकल क्या है, एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिससे आप सॉलिड्स को कंटिन्यूअसली रिमूव करते हो या सेटल करते हो, डिपॉजिटिंग होती है सॉलिड्स की। नेक्स्ट वो कह रहा है कि सेडिमेंटेशन टैंक इज ऑल्सो कॉल्ड अ सेटलिंग टैंक, तो ये हो जाएगा ट्रू। विच व्हाट इज द एक्यूमुलेटेड लेयर एट द बॉटम ऑफ द टैंक कॉल्ड एज। एक्यूमुलेटेड लेयर को हम कहते हैं स्लज, जो कहाँ पे आ जाती है, आपके बॉटम में आ जाती है कोई भी टैंक के। नेक्स्ट वो कह रहा है हाउ मेनी टाइप ऑफ, वही सेम रिपीट हो रहा है, हाउ मेनी टाइप ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक आर देयर बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ ऑपरेशन। देखो ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका रहेगा कि कंटिन्यूस सेटलिंग वाला और एक रहेगा डिसकंटिन्यूस सेटलिंग वाला, है ना। एक वो जो टैंक जिसमें हम क्या करेंगे, कंटिन्यूस फ्लो होता रहेगा वाटर का और यहाँ पे आपका पार्टिकल सेटल डाउन होते रहेंगे। और एक वो वाला टैंक जहाँ पे हम क्या करते हैं, वाटर को फिल करके रख देते हैं 24 आवर या 28 आवर्स के लिए, और इसके बाद यहाँ पे सेटलमेंट चलता रहता है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ, अच्छा ओके ये हो जाएगा 2। इसके बाद कह रहा है व्हाट इज़ द टाइम पीरियड फॉर विच द वाटर इज स्टोर्ड इन फिल एंड ड्रॉ द टाइप ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो जब अगर हम बात करें वाटर की
तो वाटर को हम भर के रखते हैं 24 आवर्स के लिए सेडिमेंटेशन टैंक में। हाउ मैनी आवर्स डज द रिमूवल ऑफ स्टेलिट How many hours does the removal of settleable particle require in fill and draw type of sedimentation tank? तो अगर हम ड्रॉ टाइप सेडिमेंटेशन टैंक की बात करें तो ड्रॉ टाइप सेडिमेंटेशन टैंक में जो आपको पार्टिकल्स रहते हैं इनको 6 to 12 आवर्स लगते हैं। अगर और ज़्यादा देखो कंप्लीट एक्शन होने के लिए, कंप्लीट रिमूवल होने के लिए तो उसको लगेंगे 30 to 40 आवर्स, है ना। 30 to 40 आवर्स में इसका सेटलमेंट हो पाएगा। नेक्स्ट आगे वो कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंटेशन टैंक द फ्लो मे बी आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फ्लो दोनों कौन से वाले टैंक में हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंटिन्यूस फ्लो। कंटिन्यूस फ्लो में आपका हॉरिजॉन्टल सेटलमेंट भी हो सकता है और कंटिन्यूस सेटलमेंट भी, वर्टिकल सेटलमेंट भी हो सकता है ना। कंटिन्यूस टैंक ये होता है कंटिन्यूस टैंक, यहाँ पे पार्टिकल आगे वाटर फ्लो करता जाता है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है सेटलमेंट और हो सकता है ये पार्टिकल कुछ टाइम बाद और थोड़े आगे चले जाए, है ना। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों सेटलमेंट पॉसिबल हैं कंटिन्यूस टैंक में। नेक्स्ट इसके बाद कह रहा है 32 में व्हाट इज़ द मिनिमम परमिसिबल वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन टैंक। तो हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन टैंक की जो आपकी मिनिमम वेलोसिटी रहती है वो रहती है 0.3 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इसके बाद 33 का है द वर्टिकल टाइप ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक आर यूजुअली इन डैश शेप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए सर्कुलर। नेक्स्ट है वाई आर द वेफली वॉल प्रोवाइडेड। वेफली वॉल क्यों दी जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिवेंटिंग शॉर्ट सर्किट ना हो, इसलिए हम क्या दे देते हैं? वेफली वॉल। नेक्स्ट वो कह रहा है 35 में स्लज इज डिपॉजिटेड थ्रू। आपका स्लज कहाँ पे डिपॉजिट होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्लज इज डिपॉजिटेड थ्रू स्लज पंप। नेक्स्ट है डैश इज प्रोवाइडेड आफ्टर एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। तो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में हम क्या, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में आपका एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस को प्रोवाइड, लार्जर पार्टिकल हैं, बड़े बड़े पार्टिकल मिल करके एक छोटे छोटे पार्टिकल मिल करके एक बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं, इसको हम कहते हैं फ्लोकुलेशन। कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन को मिक्स ना करें। नेक्स्ट इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे सैंड फिल्टर के। व्हाट इज़ द साइज ऑफ द स्मॉल रैपिड सैंड फिल्टर। तो स्मॉल रैपिड सैंड फिल्टर की जो आपकी साइज़ रहती है वो रहती है 100 स्क्वायर। अगर हम हाई रेटेड सैंड फिल्टर की बात करते हैं तो वो रहती है 120 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट वो कह रहा है कि पर ट्रीटमेंट ऑफ बेड इज़ नॉट नेसेसरी। तो प्री ट्रीटमेंट ऑफ बेड इज़ नॉट नेसेसरी हो जाएगा फॉल्स। प्री ट्रीटमेंट होता है बेड पर भी। देखो ये कब होता है? प्री ट्रीटमेंट कब होता है? क्या होगा? सबसे पहले हमने क्या करा, प्राइमरी सेडिमेंटेशन होता है, फिर इसके बाद सेकेंडरी सेडिमेंटेशन होता है, इसके बाद केमिकल प्रोसेस होता है। तो प्राइमरी में जो भी आपके छोटे छोटे माइक्रो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं ये रिमूव हो गए। सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में क्या करते हैं, यहाँ पे आपका ट्रिंकलिंग फिल्टर आ जाता है, तो जो भी बड़े बड़े आपके सॉलिड्स हैं उनको रिमूव कर देते हैं। अभी भी कुछ डिज़ोल्व सॉलिड बच जाते हैं, यहाँ पे पूरे टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, यहाँ पे डिज़ोल्व सॉलिड रिमूव हो जाते हैं मैक्सिमम मेनली, और यहाँ पे अभी भी कुछ ना कुछ अमाउंट में आपके डिज़ोल्व सॉलिड बचते हैं जिनका हम केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं कि हमारा जब हम जो भी हमारा वाटर है वो सीवेज वहाँ तक रिवर तक जाते जाते उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड हो जाए। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है। और बेड में ये जो आपका स्लज रहता है इसको पहले इससे स्लज से पूरा का पूरा वाटर को रिमूव करा जाता है, तो इसको रख दिया जाता है बेड में। तो ये प्री ट्रीटमेंट ऑफ बेड इज़ नेसेसरी बिफोर द डिस्पोजल ऑफ योर स्लज। नेक्स्ट इसके बाद 41 में क्या हो जाएगा, व्हाट इज़ द सरफेस वॉश रेट। तो सरफेस वॉश रेट क्या होता है कि देखो क्या, जब हम ट्रिंकलिंग फ़िल्टर या बाकी सारे फ़िल्टर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपकी छन्नी रहती है, जो आपकी जो फाइन स्क्रीन रहती है, इसके ऊपर क्या होता है
इसके ऊपर ये जो सॉलिड्स हैं ये ब्लॉकेज बना देते हैं, और इन ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम देते हैं सरफेस वॉश। तो ये जो सरफेस वॉश दिया जाता है, तो ये कितना दिया जाता है, इसका अमाउंट क्या रहता है, इसका हो जाता है 10 to 12 सेंटीमीटर स्क्वायर पर आवर, है ना। ये क्या रहता है, इसका रेट रहता है। और इसमें 3 to 4% जो भी आपका अमाउंट रहता है, 3 to 6% अमाउंट आपका रिमूव हो जाता है फाइन स्क्रीन से। नेक्स्ट इसके बाद बीओडी रिमूवल के से कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बीओडी रिमूवल से सबसे पहला क्वेश्चन, एसबीआर इज अ टाइप ऑफ, एसबीआर इज अ टाइप ऑफ, एसबीआर क्या है, एसबीआर होता है सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर। सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर की बात करें तो सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर किसका टाइप है, एक एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का। अच्छा, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के बारे में बताने वाली थी कि क्या होती है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। देखो क्या होती है कि क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज़ का एनारोबिक तरीके से रेस्पिरेशन, एनारोबिक डिकम्पोजिशन कराते हैं, मतलब कि यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं जा पा रही और यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने खाने को खा रहे हैं, तो इस टाइम पे क्या होता है कि ये अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म 10 माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जनरेट करेगा। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं, और इसके बाद एक ऐसी कंडीशन आती है कि इनको अपना खाना, यहाँ पे पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने सारे हो जाते हैं कि इनको खाना कम पड़ जाता है, और जब इनको खाना कम पड़ जाता है तो फिर ये क्या करने लगते हैं, अपने आप को खाने लगते हैं, एंडोजीनियस रेस्पिरेशन करने लगते हैं, अपने आप को खाना शुरू कर देते हैं। तो यही होता है एक्टिवेटेड स्लज। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अमाउंट बहुत ज़्यादा है। अब ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम कहाँ डाल देंगे, इसको हम दूसरे वाले टैंक में डाल देंगे जहाँ पे आपको डाइजेशन करवाना है। तो डाइजेशन टैंक में ही एक्टिवेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाल दिया जाता है। अब क्या होगा वहाँ पे कि बचा कुचा खाना कौन खा लेगा, अब ये जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये बचा कुचा खाना खा लेंगे। तो वही वाली बात हो जाती है, जब पार्टी होती है तो क्या बोलते हैं कि चलो अपन पार्टी करते हैं, तो उसी तरीके से ये लोग क्या कहेंगे, चलो अपन पार्टी करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट इसके बाद कह रहा है, द वन टैंक इज एरिएटिंग एंड फिल्ड वाइल द होल अनदर वन इज डेड इज डिकेंट। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। देखो अगर हम बात करें कि अगर कोई सिस्टम से कोई रॉ वाटर निकल रहा है, तो अगर कोई रॉ वाटर आ रहा है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ट्रीटमेंट करते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ से आपका वाटर को रिमूव कर दिया जाता है और यहाँ पे क्या कर देंगे, हम वाटर फिल कर देंगे। नेक्स्ट इसके बाद क्या कह रहा है, 43 में कह रहा है कि बायो सिलेक्टर डायरेक्ट द फ्लो। तो बायो सिलेक्टर की बात करें तो बायो सिलेक्टर क्या होता है कि ये एक तरीके का सिस्टम रहता है जहाँ पे एक ये क्या देता है, सीरीज ऑफ वॉल्स देता है, सीरीज ऑफ वॉल्स देता है जहाँ से आपका डायरेक्ट फ्लो हो सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ट्रू। बायो सिलेक्टर क्या देता है, एक डायरेक्ट फ्लो देता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, नेक्स्ट वो कह रहा है कि डैश हेल्प टू मिक्स द इनकमिंग इन्फ्लुएंस एंड द रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज। तो क्या कह रहा है कि डैश हेल्प टू मिक्स इनकमिंग इन्फ्लुएंट एंड रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, जो क्या है, बायो सिलेक्टर है। नेक्स्ट इसके बाद 45 कह रहा है, हाउ इज मिक्सिंग डन इन एसबीआर। एसबीआर में मिक्सिंग कैसे होती है, तो एसबीआर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। तो एसबीआर क्या होता है, एसबीआर हेल्प करता है जो भी अपकमिंग इन्फ्लुएंट है, ठीक है, जो भी आपका यहाँ पे क्या दिया रहता है, एक वॉल्व ओपनिंग दी रहती है, ठीक है, यहाँ पे क्या दी रहती है, वॉल्व ओपनिंग दी रहती है, और मैकेनिकली यहाँ पे एयर को, यहाँ कोई भी एयर ना आ सके, है ना। तो इसके लिए क्या होता है कि एनऑक्सिक स्टेज बनाया जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये कैसे होती हैं, मैकेनिकली होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद 46 कह रहा है, इन विच स्टेज ऑफ एसबीआर इज एरिएशन परफॉर्म्ड।
तो एरेशन कब होता है? एरेशन मतलब कि एरेशन क्या होता है कि यहाँ पे बीओडी की ऑक्सीजन की कमी ना आए, तो यहाँ पे हम एरेशन करवाते हैं, ऑक्सीजन को इंड्यूस करवाते हैं। कहाँ पे? आपके वाटर में, है ना, सीवेज में। तो वो पूछ रहा है कि कौन से स्टेज में हम इसका सीवेज में आपका वाटर को दिया जाता है। तो सेकेंड स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में रिमूवल होगा, सेकेंड स्टेज में एसबीआर में क्या करेंगे हम, यहाँ पे वाटर में ऑक्सीजन को इंड्यूस करवाएंगे। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि इन विच स्टेज आर द एरेशन एंड मिक्सचर इज अवॉइड। कहाँ पे हम एरेशन को या मिक्सिंग को अवॉइड करेंगे? तो जब यहाँ पे थर्ड स्टेज रहेगी, जब ये सेटलमेंट होने लगेगा, उस टाइम पे हम कोई भी ऑक्सीजन नहीं देंगे और कोई भी मिक्सिंग नहीं करेंगे। इसके बाद क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेलिकेटेड जो आपके हम अगर हम बात करें कि एसिड फॉर्मर, जो एसिड फॉर्मर रहते हैं ये फॉर्म करते हैं एसिड को, और एक रहते हैं एसिड इनहेलर जो क्या करते हैं, इन एसिड को खाते हैं। तो ये जो एसिड को खाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, दो तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एरोबिक और एनएरोबिक। तो ये जो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये बहुत जल्दी खाने की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और जल्दी जल्दी खाने खा लेते हैं। मगर एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ढीले रहते हैं, आराम से देखेंगे, अच्छा खाना रखा है, खाना है, आराम से खाएंगे, माहौल वहौल बनाएंगे, फिर खाना ना खाएंगे। तो इनके लिए यही, इसीलिए हमें एक्टिवेटेड स्लज की ज़रूरत भी रहती है। हम एक्टिवेटेड स्लज भी इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये आराम आराम से अपने खाने को खाते हैं। तो अब जो आपका एक्टिवेटेड स्लज में क्या होता है कि वो एक्टिव हो जाते हैं, ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, ऑलरेडी खाने की तरफ अट्रैक्टिव हैं, है ना, तो वो जल्दी खाने को खाएंगे। मगर ये बहुत ज़्यादा डेलिकेटेड रहते हैं, इसमें थोड़ा भी अगर लोडिंग आती है या थोड़ी भी अगर हम मिक्सिंग करते हैं तो उस टाइम पे ये क्या हो जाता है, ये पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसलिए यहाँ पे कोई भी एरेशन नहीं दिया जाता। एरेशन दोगे तो ऑक्सीजन पहुँच जाएगी, है ना, और तो फिर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन बंद हो जाएगा। और इसलिए हम मिक्सिंग नहीं करते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेलिकेटेड होते हैं, ये मर जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्या कह रहा है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डैश इन एनकरेजिंग बाय एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को अगर हम ऐड करते हैं तो कौन अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेगा इनमें से? तो इसका हो जाएगा एरोबिक। जो भी आपके एरोबिक बैक्टीरियाज हैं वो ऑक्सीजन को आने से, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपने आप को मल्टीप्लाई कर देते हैं। डैश इज़ यूज टू रिमूव फॉस्फोरस कंपाउंड फ्रॉम लिकर। तो इसमें से फॉस्फोरस अमाउंट जो लिकर रहता है उसमें से अगर आपको फॉस्फोरस अमाउंट निकालना है तो कौन सा वाला इनमें से आप यूज़ करेंगे? तो जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका सही आंसर है एलम सल्फेट। ये जो आपका एलम सल्फेट है इसका यूज़ करके हम लिकर में से फॉस्फोरस को रिमूव कर देते हैं। फॉस्फोरस इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। नेक्स्ट वो कह रहा है द डैश इज़ यूजुअली द सेम लेंथ इन द टाइम ऑफ एरेशन। एरेशन के टाइम में क्या सेम रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेटलिंग स्टेज। नेक्स्ट कह रहा है विच पार्ट ऑफ द टैंक इज़ सूटेबल फॉर एनारोबिक बैक्टीरिया टू फ्लरिश। तो एनारोबिक बैक्टीरिया को फ्लरिश करने के लिए बॉटम, जो आपका बॉटम में, ये बहुत जल्दी फ्लरिश होते हैं क्योंकि वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती। नेक्स्ट वो कह रहा है कि डैश इज़ रिमूव्ड बाय एनेमॉक्स। एनेमॉक्स से हम किसको रिमूव कर सकते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एमोनिया। नेक्स्ट है हाउ मैनी टाइप ऑफ बीओडी आर प्रेजेंट। कितने टाइप की बीओडी होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बीओडी 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी बीओडी होती हैं जल्दी से बताइए आप मुझे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन कौन सी बीओडी होती हैं। एक होती है बीओडी और एक होती है इनसॉल्युबल बीओडी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, बीओडी इज फिजिकली प्रोसीड फॉर डिमांडिंग डीओ नीड एनारोबिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। तो मुझे लगता है, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा।
तो अगर थोड़ा भी ये हेल्पफुल है तो इसको शेयर करें, लाइक करें। और डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दिया है, वहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एग्ज़ाम के रिलेटेड जो भी अपडेट होती रहती है मैं उसको वहाँ पे अपडेट करती रहती हूँ। और आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ